Welcome back to my channel. Today we will see about Java array. तो जावा में एक एरे होता है। एरे क्या है? एरे एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से जितने भी वेरिएबल्स होते हैं जावा में, जो भी वेरिएबल्स है वो सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से जावा भी जो वो एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल है और एक ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से मतलब जैसे कि इनिशियलाइज, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले वाले प्रोग्राम में भी अगर आप देखें, जैसे कि अकाउंट नंबर, ये एक वेरिएबल होने के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट भी, मतलब जो आपका जावा जो होता है उसमें सारी चीज़ें जो है, जो भी चीज़ है वो सब क्या ऑब्जेक्ट है। और वो जिससे रिलेटेड रहता है उसको हम क्लास बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से एरे भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो क्या एरे क्या होता है? जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, विच कैन कंटेन सिमिलर डेटा टाइप। जैसे कि इंटीजर टाइप का मैंने एरे को इनिशियलाइज किया, तो उसमें जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसमें एलिमेंट जो रहेंगे एक रहेगा या उस एक से ज़्यादा रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एरे रहेंगे। और उसमें जो डेटा जो रहेगा वो से सिमिलर डेटा टाइप का रहेगा। अगर किसी एरे में अगर इंटीजर टाइप का डेटा है, अगर वो इंटीजर टाइप का, तो उसमें सारा जो डेटा रहेगा वो सभी इंटीजर रहेगा। उसी तरह से अगर स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग रहेगा, फ्लोट है तो फ्लोट रहेगा, एंड सो ऑन। ठीक है। और जावा एलिमेंट्स आर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। मतलब जैसे कि पहला मेमोरी लोकेशन में रहेगा, जो पहला जो एलिमेंट रहेगा उसके बाद जो अगला जो एलिमेंट रहेगा वो अगली मेमोरी लोकेशन में रहेगा, बीच में कोई गैप नहीं रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में वो स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले डेटा एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है, तो तीसरे दूसरे क्या रहेगा? 101 रहेगा, फिर 102, 103 एंड सो ऑन। मैं एग्जांपल के तौर पे बोल रहा। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में ये स्टोर होते हैं। इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर वी कैन स्टोर सिमिलर एलिमेंट्स, मतलब सिमिलर एलिमेंट्स इसको हम स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ओनली फिक्स सेट ऑफ एलिमेंट्स इन जावा एरे। ठीक है, अगर मैंने किसी जावा एरे को, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 उसमें अगर एलिमेंट मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया, तो मैं उसमें 10 से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक बार मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि किसी एलिमेंट में 10 एलिमेंट है एरे में, तो मैं उसमें 10 से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, और जावा जो रहता है वो इंडेक्स बेस्ड रहता है। इंडेक्स बेस्ड मतलब उसका जो पहला एलिमेंट रहेगा उसका इंडेक्स रहेगा 0, जो दूसरा है उसका इंडेक्स रहेगा 1, जो तीसरा है उसका इंडेक्स रहेगा 2, एंड सो ऑन। जितने भी उसमें एलिमेंट है उसके हिसाब से, मतलब ये जो 9वां जो एलिमेंट रहेगा उसका इंडेक्स क्या रहेगा? 8 रहेगा। मतलब क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट कैसे हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है, तो पहले वाला एलिमेंट का इंडेक्स रहेगा 0। ठीक है, इस तरह से वो -1 मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा -1 उसका इंडेक्स रहेगा। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जावा के बारे में। ठीक है, इसका एडवांटेज जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब वेरिएबल का नाम एक ही है लेकिन वो स्टोर कर रहा है एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। मतलब वो 10, 100, 1000 जितने चाहे उसमें हम उसमें एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका एक पहला एडवांटेज क्या? कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। मतलब हमको अलग अलग वेरिएबल बार बार हमको सोचना नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। मतलब हमने एक वेरिएबल ए डिसाइड कर लिए कि वेरिएबल ए में 100 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो मुझे 100 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस तरह से हमारा क्या ना, कोड जो रहेगा हमारा बहुत ही ऑप्टिमाइज रहेगा। हमारा कोड जो रहेगा वो ऑप्टिमाइज कोड रहेगा। तो ये एक पहला एडवांटेज रहा आपके क्या बोलते हैं, जावा एरे का। दूसरा एडवांटेज दूसरा एडवांटेज ये है कि रैंडम एक्सेस, मतलब हम जिस चाहे इंडेक्स को कभी भी हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि पहला ये इंडेक्स वाला मुझे एक्सेस करना है, तो मैं इसको पहले वाले को कभी भी कर सकता हूँ। चाहे तो मैं 10वें वाले को या 20वें वाले को, बीच बीच वाले किसी भी इंडेक्स को कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा एडवांटेज क्या है, मैं रैंडमली किसी भी डेटा एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। बस जिसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि मैंने अगर इसका साइज़ को फिक्स कर दिया, तो मैं इसमें इसका साइज़ बढ़ा नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी एरे का साइज़ या लेंथ अगर मैंने 10 कर दिया, तो मैं उसमें एक और एलिमेंट उसमें ऐड नहीं कर सकता। मतलब मैं उसको 10 से 11 नहीं कर सकता, 10 से 11 भी नहीं कर सकता। मतलब उसकी साइज़ अगर फिक्स हो गई तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है? तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। मतलब 10 एलिमेंट वाला अगर कोई एरे रहेगा तो उसमें मैं 11 एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकता, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये रहा इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, एक सिंपल से प्रोग्राम देखते हैं। दो तरीके के एरे होते हैं आपकी जावा में, एक तो सिंगल डायमेंशनल और एक मल्टी डायमेंशनल। पहले हम सिंगल डायमेंशनल एरे के बारे में देखते हैं। तो देखो, अगर मुझे किसी एरे को इनिशियलाइज करना है,
तो बहुत ही आसान है, मैं इंट के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और वेरिएबल का नाम अब जो चाहे नाम दे सकते हैं, चाहे ए लिखो या बी लिखो, चाहे कोई भी, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में देखा था वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो जो रूल्स रहते हैं, उन रूल्स में से कोई भी आप रूल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए इक्वल टू न्यू इंट, तो मैंने यहाँ पर देखो 5 लिख दिया, तो मतलब ये जो एरे ए है इसका साइज हो गया फिक्स 5, मतलब उसमें मैं 5 से ज्यादा एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब जो पहला एलिमेंट रहेगा उसका इंडेक्स क्या रहेगा, जीरो। तो ए ऑफ जीरो इक्वल टू मैंने 10, मतलब पहला जो एलिमेंट है उसका क्या है 10, दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा उसका इंडेक्स 1 रहेगा, तो ए ऑफ 1 में मैंने 20 डाल दिया। ए ऑफ 2 मतलब थर्ड एलिमेंट, उसमें मैंने 70 डाल दिया। ए ऑफ 3 मतलब फोर्थ एलिमेंट, उसमें मैंने 40 डाल दिया। ए ऑफ 4 मतलब इक्वल एक ए ऑफ 4 मतलब फिफ्थ एलिमेंट, उसमें मैंने 50 डाल दिया। अब मैं ए ऑफ 5 नहीं कर सकता, अगर मैंने ए ऑफ 5 इक्वल टू समथिंग लिखा तो आई विल गेट द एरर। उसमें क्या आएगा, एरर आएगा इन एरे इंडेक्स आउट आउट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड करके एरर आएगा। अगर मैंने ए ऑफ 5 इक्वल टू 0 भी लिख दिया तब भी उसमें क्या आएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एरे डिक्लेयर किया जो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा एरे का। तो ए के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है, इसलिए ये क्या है आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। ठीक, मल्टी डायमेंशनल का हम देखेंगे आगे में, उसमें दो दो टू डायमेंशनल है, दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे, तीन है तो तीन स्क्वायर ब्रैकेट लगे। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, और इसका जो साइज है वो हम जो न्यू इक्वल न्यू कीवर्ड यूज करेंगे, न्यू कीवर्ड यूज करेंगे तो ये जो नई वाली वैल्यू है, मतलब इसका जो साइज है वो ए को डिक्लेयर हो जाएगा कि ये 5 इस एलिमेंट से ज्यादा इसमें स्टोर नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम इसको बहुत से तरीके ट्रैवर्स करने के, मतलब हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे रीड करना है, मतलब इसके एलिमेंट कौन से एलिमेंट है, मतलब इस एरे में कौन से एलिमेंट है, मुझे अगर उसको रीड करना है या डिस्प्ले करना है, मतलब जो भी मुझे एक्सेस करना है, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, मतलब एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैवर्सिंग। तो उसको मैं ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ नाम का एक प्रॉपर्टी है, किसकी, एरे की प्रॉपर्टी। लेंथ क्या है, लेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे। ठीक है, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हैं, मतलब मैंने अगर लिखा इंट फॉर फॉर लूप लगा सकते हैं, आप जो चाहे लूप लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जो चाहे आप कर सकते हैं। सबसे आसान जो है वो फॉर लूप होता है। ठीक है, तो फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई, मैंने अभी आई क्योंकि वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो मुझे उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। फॉर लूप के अंदर हमने लूपिंग कॉन्सेप्ट देखा था स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही तो वो वाला वीडियो फिर से देख लो। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, कॉलम सेमी कॉलम लगाएंगे, आई लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ मतलब एक ही लेंथ। ठीक है, ए डॉट लेंथ मतलब एक ही लेंथ, और ये लेंथ क्या है, एरे की प्रॉपर्टी, जो ऑब्जेक्ट एरे है आपका उसकी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, पहले एरे का नाम लिखेंगे, मतलब ए एक एरिया एरे का नाम लिखेंगे और लेंथ वाली प्रॉपर्टी डालेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई लेस देन 5। ठीक है, ए की लेंथ कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए लेस देन 5, आई लेस देन 5 वो चेक करेंगे जब तक के आई की वैल्यू 5 से कम नहीं है, और उसको आई को इंक्रीमेंट करते जाओ अंदर का प्रोसीजर करने के बाद। तो यहाँ पर देखो एक ही लाइन है, इसलिए यहाँ पर आपको करली ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं। फॉर फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो आप बिना करली ब्रैकेट लगाए भी इसको लिख सकते हैं। तो देर इज नो एरर फॉर द फॉर लूप। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा, डिस्प्ले कर रहा, आई एम डिस्प्लेइंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे ए। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए ऑफ आई। ठीक है, तो अभी आई की वैल्यू जीरो है, तो ए ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी, 10, 10 डिस्प्ले होगा। तो फिर अगली लाइन में एल एन का मतलब अगली लाइन, फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होंगी, तो फिर चेक होगा आई की वैल्यू 5 से कम है क्या, तो 5 से कम है तो कंडीशन ट्रू हो गई। ए ऑफ वन कितना है, 20, 20 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद में एल एन मतलब अगली लाइन में जाएगा, फिर आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू हो जाएंगी 2। फिर ये चेक होगा आई की वैल्यू 5 से कम है तो 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। ठीक है, फिर ए ऑफ 2 मतलब 70 डिस्प्ले होगा, फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी मतलब 3 हो गया। फिर चेक होगा 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गई, ए ऑफ 3 कितना है, 40 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगी, आई की वैल्यू हो जाएंगी 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू, ए ऑफ 4 डिस्प्ले हो जाएगा 50। उसके बाद में ए की आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएंगी विच इज 5, तो 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा और वो पूरे आपके एलिमेंट को डिस्प्ले कर देंगे। तो ये रहा एक फॉर लूप। इसके अलावा आप फॉर ईच लूप भी आप लगा सकते हैं, मतलब फॉर ईच लूप यूज करके भी आप इसको, बहुत ही आसान है, इसमें आपको लेंथ प्रॉपर्टी को यूज करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है। इसको हम कहता पढ़ेंगे फॉर इंट आई इन ए। ठीक है, फॉर इंटीजर आई इन ए क्या है आपका एरे है।
यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जो चाहे इंडेक्स डाल सकते हैं, आई जे के एल एम जो भी आपको लिखना है, ठीक है, मतलब जो भी वेरिएबल हो सकता है। सो इंट आई कॉलन ए, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फॉर आई इन एरे ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फॉर आई इन एरे ए। तो आई में एरे में जो आई है मतलब इंडेक्स, हम आई क्या बोल रहे हैं, इंडेक्स के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई की जो भी वैल्यू रहेंगी वो आप ए में डालते आना, ठीक है। मतलब आई इन ए मतलब पहली वैल्यू क्या, 10, तो आई में 10 वैल्यू हो जाएगा, तो प्रिंट 10, तो डायरेक्टली आपको ए ऑफ आई भी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, पहला वाला एलिमेंट क्या है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 10, 20, 70, 40, 50, इस तरह से ये पूरे एलिमेंट एक एक करके अपने प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप। ये क्या है आपका फॉर ईच लूप, और ये सिर्फ फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप में आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, कंडीशन चेकिंग का रहना पड़ेगा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये भी डालना पड़ेगा। फॉर ईच लूप में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ चेक करना है इन ए, ठीक है। मतलब पहला वाला क्या रहेगा, पहले वाली जो रहेगा वो आपके एरे की जो वैल्यूज है वो स्टोर करेगा, दूसरा क्या रहेगा आपका एरे का नाम रहेगा। सो फॉर आई इन ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फॉर आई इन ए मतलब ए के अंदर, ए में जो आईज है मतलब क्या है उसके एलिमेंट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, फॉर एलिमेंट ऑफ ए, फॉर एलिमेंट इन ए। तो आई क्या यूज कर रहा है, एलिमेंट, आई किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, एलिमेंट के लिए, ठीक है। तो या तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों लिखेंगे तो तब भी कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट कोई भी स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपकी ट्रैवर्सिंग, ठीक है। इसके बाद में हम जो है जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने साइज को डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, अभी साइज को डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद मैंने एक एक करके 5 एलिमेंट उसमें स्टोर कर दिया। अब बिना साइज डिक्लेयर किए भी, ये दूसरा मेथड है, ठीक है, बिना साइज डिक्लेयर किए भी आप एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब मैं क्या लिखूंगा, फिर से लेफ्ट साइड वाला वैसे रहेगा, इंट स्क्वायर ब्रैकेट ए मतलब एरे ए इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसमें आप जितने चाहे एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, 33, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये इतने एलिमेंट इसमें आ गए। अगर अगेन द ट्रैवर्सिंग मतलब हम फिर से हम उसके एलिमेंट को इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसको आप चाहे तो एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर 2 लाइन में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक लाइन में लिखा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों एक ही काम करेंगे, ठीक है। चाहे तो आप ऐसा एक सिंगल लाइन में लिखो, मतलब फॉर लूप, उसके बाद में प्रिंट स्टेटमेंट, या फॉर ईच लूप उसके सामने में उसके अगली लाइन में अगला ही जो रहेगा वो प्रिंट स्टेटमेंट, या तो चाहे ऐसा करो चाहे ऐसा करो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों बिल्कुल 100% करेक्ट है, ठीक है। बस यहाँ पर हम ये देखिए, ये दूसरे प्रोग्राम में क्या है, इनिशियलाइजेशन का, ठीक है। यहाँ पर हमने डिक्लेरेशन ऐसा की, यहाँ पर डिक्लेरेशन ऐसा है। यहाँ पर डिक्लेरेशन में हमने पहले साइज को डिक्लेयर किए, उसका साइज कितना रहेगा, ए का साइज कितना रहेगा, उसके बाद में हमने उसमें एलिमेंट डाले। आप डायरेक्टली भी एरे के अंदर एलिमेंट आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड हो गया एरे डिक्लेयर करने का, ठीक है। अगला प्रोग्राम है, ये देखो ये सब अलग अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ठीक है, ये अलग प्रोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जैसे कि आपको आप क्या करेंगे, मेथड के लिए हम वैल्यू को कॉल करना है हमको। ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम एरे को पास कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरे को पास कर रहे हैं मेथड के अंदर, एरे को पास कर रहे हैं मेथड के अंदर। तो मैंने एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर किया जो कि वॉइड है मिन, उसका नाम क्या है, मिनिम, जो मिन मेथड है, मतलब ये क्या करेगा, एरे का मिनिमम वैल्यू ये लेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर डिक्लेयर किया इसका, देखो यहाँ पर इसका रिटर्न टाइप क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, इसका पैरामीटर टाइप क्या है, इंट एरे, ठीक है, इंट एरे। चाहे आप इंट एरर करके आप स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगाओ, चाहे इंट के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एरे का नाम लिखो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों 100% करेक्ट है, ठीक है। चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है। यहाँ पर भी आप ऐसा कर सकते हैं, मतलब इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन ये जो नोटेशन है ये जावा की नोटेशन है, और ये जो नोटेशन है ये सी प्लस प्लस की नोटेशन है, तो मतलब सी प्लस प्लस मतलब ये जावा में भी कर सकते हैं, ठीक है, जावा में भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये मिन नाम का जो मेथड है उसकी बॉडी मैंने डिक्लेयर किया, इंट मिन इक्वल टू, मतलब यानी कि ये क्या करेगा, जो भी एरे इसको मिलेगा, जो भी एरे इस पैरामीटर में स्टोर होगा, उसकी उसका मैं उसमें जो मिनिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू में निकाल रहा हूँ, उसकी मिनिमम वैल्यू में निकाल रहा, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, एलिमेंट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है। तो उसको मैं निकाल रहा हूँ इस मेथड के जरिए। तो मिन नाम का जो मेथड है ये स्टैटिक कीवर्ड मैंने यूज किया है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं उसको मेन मेथड से कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। और वॉइड है मतलब इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, और ये मीन उसका नाम मिनिमम मेथड का नाम क्या, मीन है, और ये पैरामीटर कौन सा लेता है, इंटीजर टाइप का। इंट मीन इक्वल टू, मैंने एक मतलब ये लॉजिक है, ये लॉजिक है।
आपका मिनिमम नंबर निकालेगा। तो अगर आपने सी प्लस या सी वगैरह किया तो वो इसमें तो कोई टेंशन नहीं। अब क्या करेंगे, पहले वाला एलिमेंट में आपने मिन नाम के वेरिएबल में डाल लेंगे। ये मिन नाम का क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, और ये मिन क्या है, मेथड है, ठीक है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे तो अलग नाम भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने मिन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का। उसमें पहला एलिमेंट डाल दिया, ए आर आर ऑफ जीरो मतलब पहला एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट किसमें गया, मिन नाम के वेरिएबल में। अब मैंने फॉर लूप लगाया और मैं हर एक एलिमेंट को चेक करते आ रहा, अगर मुझे वेरिएबल मिन से बड़ा मिलता है तो मैं उसको मिन में डाल दूंगा। तो इस तरह से मुझे क्या होगा, मुझे सबसे छोटा एलिमेंट मिल जाएगा। तो मैं फॉर लूप लगा रहा, चाहे आप ये फॉर लूप लगाओ, चाहे आप फॉर ईच लूप लगाओ, कोई भी एक आप लूप लगा सकते हैं, ठीक है, चाहे फॉर लूप लगाओ चाहे फॉर ईच लूप लगाओ। तो फॉर लूप लगा रहा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एरे की लेंथ वाली प्रॉपर्टी को यूज करूंगा। तो इंट आई इक्वल टू वन, क्योंकि मैंने आई इक्वल टू जीरो यहाँ पर ऑलरेडी यूज कर लिया, तो मुझे बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। आप आई इक्वल टू जीरो लिखेंगे तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डाल सकते हैं आप उसको, ठीक है। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है ये इस ये रहेगा, ठीक है, मतलब चाहे आप फॉर लूप यूज करो चाहे फॉर ईच लूप यूज करो, ठीक है। सो आई इक्वल टू वन, और क्या लिख रहे हैं हम, आई लेस देन लेंथ, मतलब आई की वैल्यू जब तक कि 5 से कम नहीं होती है फॉर लूप चलेगा, मतलब इसके जैसा हमने जो बताया था उसके बारे में, ठीक है। तब तो 5 बार ये मतलब एक से लेके 4 तक चलेगा, ठीक है। इफ मिन ग्रेटर देन ए आर आर आई, मिन इक्वल टू ए आर, मतलब अगर मुझे कोई एलिमेंट मिन से बड़ा मिलता है तो मैं उसको मिन में स्टोर कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, मुझे जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो मतलब ये जब ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिन के अंदर फॉर लूप, फिर ये फॉर लूप के बाहर आएगा और मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट लगा के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्टेटमेंट लगा के मैं क्या करूंगा, वो मिनिमम एलिमेंट को डिस्प्ले कर दूंगा। तो इस तरह से क्या होगा, अब मैं क्या किया, अभी देखो मैंने क्या किया, मेन मेथड, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्क्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये मेन मेथड कौन से टाइप का मेथड है, ये क्या है, स्टैटिक है, पब्लिक है, मतलब ये पूरे फोल्डर में दो क्लास के बीच में दो पैकेज के, मतलब पूरे पैकेज में ये, इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, किसको, मेन मेथड को। ये इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसमें ये इसका जो क्या बोलते हैं पैरामीटर है, कौन सा, स्ट्रिंग टाइप का एरे, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का एरे। देखो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रिंग के बाद में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये यहाँ पे वेरिएबल का नाम, ठीक है, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आर्क्स लिखा हुआ है, ये वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो ये आर्क्स नाम का वेरिएबल यूज करता है जो एरे वेरिएबल है, ठीक है, जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको तो समझ में आएगा होगा मेन मेथड क्या करता है, मतलब मेन मेथड का ये फंक्शन आपको अभी आज तो क्लियर हो गया, क्योंकि आज आपने एरे पढ़ना शुरू किया है। तो पब्लिक स्टैटिक ये भी हम पढ़ चुके, पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है ये पढ़ चुके, वॉइड क्या होता है, और ये स्ट्रिंग और ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने आज ही पढ़ा है, और ये वेरिएबल, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि मेन मेथड असल में है क्या, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने एरे को डिक्लेयर किया, एंड एरे मतलब ए जो है वो इंटीजर टाइप का, उसमें वैल्यू ये डाल दिया मैंने। और मैंने अब क्या किया, ये मेन मेथड को इन्वोक किया, ठीक है। तो क्योंकि मैंने अभी क्या किया डायरेक्ट, क्योंकि स्टैटिक टाइप का है, ठीक है, और ये जो मेन मेन मेथड है वो इसी क्लास के अंदर है, तो मुझे अलग से मतलब अगर मैं दूसरी क्लास अगर यूज करूंगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली, क्योंकि स्टैटिक मेथड है तो टेस्ट एरे टू करके डॉट मैन, वो तो आप हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है। तो ये देखो आपका जो मेन मेथड इस क्लास के अंदर ही है, तो मुझे अलग से कोई क्लास का नाम लिख के फिर उसको डॉट लिख के मेन मेथड को इन्वोक करने की कोई जरूरत नहीं। मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मेन मेथड को इन्वोक कर सकता हूँ, क्योंकि मेन मेथड का भी क्लास टेस्ट एरे टू है और ये मेन मेथड का भी क्लास, दोनों क्लास एक ही है, दोनों का क्लास क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं उसको डायरेक्टली इसको इन्वोक कर सकता हूँ। तो मीन ऑफ ए इक्वल टू मीन ऑफ ए से क्या होगा, ये वाला मेन मेथड इन्वोक होगा और ये क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। मतलब क्या डिस्प्ले करेगा, पहले चेक करेगा अभी क्या हो रहा है, मीन में क्या जा रहा है, अभी यहाँ पर क्या आया, पैरामीटर में क्या आया, 33 3 4 5, ठीक है, 33 3 4 5 आया, ठीक है। फिर वो पहली वाली वैल्यू, मतलब मीन में क्या आया 33, फिर यहाँ पर या तो ये यूज करो, चाहे तो फॉर लूप यूज करो, फॉर ईच लूप यूज करो, चाहे फॉर लूप यूज करो, ठीक है। मीन की वैल्यू फिर से चेक करी, पहला वाली वैल्यू मतलब 33 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब क्या आ जाएगा, मीन के अंदर 3 आ जाएगा, ए आर ऑफ आई मतलब 1 मतलब 3, तो अभी मीन के अंदर 3 आ गया। फिर वापस जाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो फॉर लूप के अंदर आएगा। मीन की वैल्यू अभी क्या है, 3 है, 3 लेस देन 4, 3 ग्रेटर देन 4, कंडीशन फॉल्स, तो ये इसमें नहीं जाएगा, ये छोड़ देगा। फिर वापस से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, क्योंकि फॉर लूप यहाँ पर खत्म हो गया, वापस से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होंगी। फिर चेक होगा 4 लेस देन 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू,
अभी मीन की वैल्यू क्या है, 3 ही है, और ए आर आई की वैल्यू क्या है, सॉरी, 4, अभी आई की वैल्यू 4 हो गई, 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो गया, मीन की वैल्यू अभी 3 है, और ए आर आर ऑफ आई मतलब ए आर आर ऑफ 4 मतलब कितना है 5, तो 3 ग्रेटर देन 5 कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो बिना इसको ओवरराइट किए वो क्या करेंगे, आई को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, आई की वैल्यू 5 हो जाएंगी, 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, ये फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में ये डिस्प्ले कर देगा कि 3, फिर ये डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से मुझे क्या होगा, मैंने मतलब एक डेमो है, हम जैसे कि यहाँ पर हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम एरे को किसी मेथड में पास कर सकते हैं, एरे को हम किसी मेथड में पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, टेस्ट एनोनिमस एरे, एनोनिमस एरे मतलब बिना नाम का भी एरे डिक्लेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एरे को नाम दिया है, ए नाम का मैंने इसको ए नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, आप हमने इसको नाम ए दिया है, और जब इसको हमने पास किए तो ये आर आर ए आर आर मैंने इसको नाम दिया है। तो आप चाहे तो बिना नाम का एरे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनोनिमस मतलब बिना नाम का, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिंट एरे न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स, तो आप बिना नाम दिए भी आप एलिमेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर ये प्रिंट अरे करके मेथड मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, और मैंने उसको यहाँ पर इन्वोक कर दिया, ठीक है। ये जिस तरह से मिन मेथड को मैंने इन्वोक किया था, उसी तरह से प्रिंट एरे नाम का मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट किए, ठीक है। प्रिंट एरे नाम का मेथड हमने क्रिएट किया जो प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वोक हो रहा था, वो डायरेक्टली मैंने उसको इन्वोक कर दिया, बिना यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किए, बिना यहाँ पर इनिशियलाइज किए, मतलब बिना वेरिएबल दिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक एरे क्रिएट कर दिया बिना नाम का एरे, फिर यहाँ पर मैंने इसको पास कर दिया प्रिंट एरे नाम के मेथड में। ये क्या करेगा, पूरे पांचों के पांचों एलिमेंट को ये डिस्प्ले कर देगा। चाहे तो आप यहाँ पे फॉर लूप लगाओ, चाहे इस तरह से यहाँ पर, मतलब इस तरह से आला, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर फॉर ईच लूप भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉर इंट आई इन ए आर आर, तो यहाँ पर एरे का नाम ए है, यहाँ पर एरे का नाम ए आर आर है, तो फॉर इंट आई इन ए आर आर, ठीक है, मतलब फॉर ईच इन आई ए आर आर, ठीक है। उसके बाद में हम क्या है अगला, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न, मतलब हम एरे को रिटर्न भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम एरे को मेथड में पास कर सकते हैं। दोनों प्रोग्राम में क्या हो रहा है, मेथड के अंदर पास कर रहे हैं हम, चाहे हम वेरिएबल को नाम दे के पास करो, चाहे तो एनोनिमसली मतलब बिना नाम दिए भी उसको हम पास कर सकते हैं, या तो, और अगला क्या है, रिटर्न, मतलब एरे को हम रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक गेट नाम का मेथड क्रिएट किया, जो कि रिटर्न करता है एरे, इंटीजर टाइप के एरे को वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, मतलब एरे को आप रिटर्न भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रिटर्न न्यू इंट, मतलब यहाँ पर मैंने एनोनिमस एरे यूज किया, तो मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वो ए आर आर जो वेरिएबल ए आर आर जो मेरा एरे है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक मेन मेथड किया, इंट ए आर आर इक्वल टू गेट, तो ये गेट नाम का जो मेथड है ये इन्वोक होगा यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि दोनों का जो मेन मेथड है और एक गेट मेथड है, दोनों का क्लास सेम है, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, और ये क्योंकि स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाने नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनेगा भी नहीं उसका, ठीक है। तो गेट मेथड का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनेगा अगर ये दूसरी क्लास में भी रहा तो मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, इस मेथड को कॉल कर लिया मैंने, इंट ए आर आर इक्वल टू गेट, तो गेट नाम का मेथड इन्वोक हो गया, और ये रिटर्न हो रहा है। अभी रिटर्न होगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएंगी, 10 30 50 90 60 यहाँ पर आ जाएंगी, और वो स्टोर हो जाएंगे आपके ए आर आर नाम के एरे में, ठीक है। उसके बाद है उसको ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगा के, फॉर लूप लगा के, फॉर लूप भी लगा सकते हैं, चाहे तो फॉर ईच लूप लगाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्राई करना फॉर ईच लूप कैसा लगेगा, ठीक है। चाहे तो फॉर लूप लगाओ, ये फॉर लूप है, या तो फॉर ईच लूप ये वाला है, ठीक है। ये वाला आपका क्या, फॉर ईच लूप, ठीक है। तो फॉर ईच लूप लगा के भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक